Welcome back again. Myself KK Gurwal sir. I hope you all are fit and fine in this corona pandemic situation. Now today again we are going to discuss in the lecture 4. Today we are going to discuss the mixed problems related to the topic domain and range of functions. Till now we have discussed the various domain of standard questions and range. Till now we have not discussed in any question. Today we are going to discuss domain as well as range of functions in the same problems, right? चलिए बेटा, तो लेक्चर 4 के अंदर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस मिक्स्ड प्रॉब्लम्स. मिक्स्ड प्रॉब्लम्स का मतलब है कि टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डोमेन ओनली, बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स मिक्स्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू domain side by side range of functions also. So students, now without wasting the time I am going to start my lecture number 4th now. Now come to the question number first. Question given है find domain and range of functions. आपको यहाँ पर सेम क्वेश्चन की डोमेन भी प्रेडिक्ट करनी है और जब डोमेन प्रेडिक्ट हो जाएगी तो रेंज भी प्रेडिक्ट करनी है. और ये चीज का ध्यान रखना, किसी भी फंक्शन की रेंज निकालने के लिए सबसे पहले डोमेन का पता होना कंपलसरी है, क्योंकि आप किसी भी फंक्शन को y की वैल्यू, रेंज का मतलब आप किसी भी फंक्शन की y की वैल्यू को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं. रेंज का मतलब है कि आप किसी भी फंक्शन की y की वैल्यू को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं और y की वैल्यू को प्रेडिक्ट करने के लिए ये कंपलसरी है कि आपको डोमेन के अंदर x का तो इंटरवल पता हो कि आपके डोमेन में x कहां से कहां तक जा रहा है. यदि आप डोमेन निकालने में कैपेबल हैं देन ओनली यू आर एबल टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शन. तो फंक्शन की रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले फंक्शन को डिफाइंड होना भी तो जरूरी है, और फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए सबसे पहले फंक्शन की डोमेन वेल डिफाइंड होना जरूरी है. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x - 3. यू हैव टू फाइंड बोथ केसेस डोमेन एज वेल एज रेंज ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो बेटा ये तो सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्टली आपके पास. फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मोड x - 3 रखा है. डोमेन की बात करें तो मॉडुलस फंक्शन बेटा जब भी न्यूमरेटर में होता है तो मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर कंटीन्यूअस होता है और मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर डिफाइंड होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए. तो इसलिए यदि हम इस फंक्शन की बात करें डोमेन की, तो इस फंक्शन की डोमेन आएगी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर. यदि हम इस फंक्शन के डोमेन की बात करें तो डोमेन आएगी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए आप कोई भी वैल्यू यहां पुट कर लो, आपका मॉडुलस फंक्शन x - 3 वेल डिफाइंड है. करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलिए रेंज की बात करते हैं. फंक्शन की रेंज की बात करें तो रेंज का मतलब होता है कि y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, फंक्शन अपनी वैल्यू किस इंटरवल में ले रहा है, कहां से कहां तक. और रेंज किस पे डिपेंड करती है, मैंने बताया फंक्शन की रेंज टोटली डिपेंड करती है डोमेन के ऊपर कि x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है. भाई फंक्शन को आप लोग कोई इनपुट प्रोवाइड करोगे तभी तो आउटपुट मिलेगा. फंक्शन को जब हम डोमेन में से x की जो पॉसिबल इनपुट्स प्रोवाइड कर पाएंगे उसी के करस्पॉन्डिंग जो y के आउटपुट आएंगे, y के जो पॉसिबल आउटपुट्स आएंगे वही हमारा क्या बनता है बेटा, पॉसिबल आउटपुट्स का जो इंटरवल बनेगा वही क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा. तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मोड में x - 3 आपको फंक्शन दे रखा है, डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर. रेंज ऑफ फंक्शन की बात करें, रेंज ऑफ फंक्शन की बात करें तो डायरेक्टली देख सकते हैं आप मॉडुलस फंक्शन हमेशा आपको बताया था मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो आप देख सकते हो मॉडुलस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बेटा यहाँ पर 0 आ सकती है जब x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी. डोमेन में से यदि हम x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करें तो मॉडुलस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकती है. और बात करें मैक्सिमम वैल्यू की तो जब x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, जब x रियल नंबर्स में से यहां पर इंफिनिटी आएगा, x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी में जाएगा तो ये मॉडुलस फंक्शन भी क्या वैल्यू ले रहा है, इंफिनिटी ले रहा है. करेक्ट है. तो इसलिए बेटा मोड x - 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इंफिनिटी, ये कंडीशन आएगी. मोड x - 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इंफिनिटी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए. मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो एवरीवेयर कंटीन्यूअस है. मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर कंटीन्यूअस है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन फिलहाल बेटा आपका न्यूमरेटर के अंदर प्रेजेंट है तो डिनोमिनेटर के रूट का तो कोई चक्कर नहीं है. आप इसीलिए
मॉडुलस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकती है x इक्वल टू 3 पे। और जब आप x की वैल्यू रियल नंबर में से इंफिनिटी तक जाएंगे, मतलब आप x की वैल्यू इंफिनिटी तक जाएंगे, तो ये आंसर करस्पॉन्डिंग आंसर भी कहां तक जा सकता है आपका, इंफिनिटी तक। तो फाइनली फंक्शन की रेंज निकल के आ रही है 0 से इंफिनिटी, 0 क्लोज में, इंफिनिटी ओपन में। ये आ गई बेटा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन की फंक्शन की डोमेन रेंज, और ये आ गई आपके पास फर्स्ट फंक्शन क्वेश्चन की डोमेन। तो मॉडुलस फंक्शन की मोड x-3 की यहाँ पर डोमेन आई है ऑल रियल नंबर्स, और उसके जो करस्पॉन्डिंग रेंज आई है वो करस्पॉन्डिंग रेंज है 0 से इंफिनिटी, 0 क्लोज, इंफिनिटी ओपन। ओके, नाउ एट द सेम टाइम नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड, कम टू द सेकंड क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5। जैसे बेटा फंक्शन एक प्रकार से फंक्शन आपका रैशनल फंक्शन आपको दिख रहा है, लेकिन ये रैशनल फंक्शन नजर आ रहा है, हम यहाँ पर रैशनल फंक्शन नहीं बोल सकते इसको। क्यों नहीं बोल सकते बेटा रैशनल फंक्शन? रैशनल फंक्शन की मैंने डेफिनेशन बताई थी, रैशनल फंक्शन इज द रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शंस। रैशनल फंक्शन इज द रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शन, लेकिन x माइनस 5 को बेटा स्क्वायर रूट फंक्शन आ रहा है, तो ये सेकंड फंक्शन जो आपका एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ध्यान रखना। सेकंड फंक्शन को क्या कहेंगे हम? अलजेब्रिक फंक्शन। काफी बच्चे इसको गलत बोलते हैं, सर ये तो रैशनल फंक्शन ना, ये बेटा रैशनल फंक्शन नहीं है। रैशनल फंक्शन की आपको डेफिनेशन बताई गई थी, रैशनल फंक्शन इज द रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शन। दो पॉलिनोमियल फंक्शन का जो रेशियो लेके चलेंगे वो रैशनल फंक्शन होगा। तो ये हमारा सेकंड फंक्शन कैसा फंक्शन है, फंक्शन पता भी होना चाहिए। आप जब डोमेन एंड रेंज के कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको फंक्शन का नेचर भी पता होना चाहिए, ये फंक्शन है कैसा फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन आपका कैसा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन है, ध्यान रखना। कैसा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन। क्लियर है? चलिए अब हमें इसकी डोमेन चेक करनी है। तो डोमेन यदि हम फोकस करें तो ये फंक्शन आपको क्लियरली दिख रहा है, सारे x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए कंडीशन है, यहाँ पर जो मेन फंक्शन आ रहा है आपका वो फंक्शन आ रहा है स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। और स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए मैंने स्टैंडर्ड फंक्शंस में कंडीशन बताई थी कि स्क्वायर रूट फंक्शन सिर्फ तभी डिफाइंड होगा जब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी हमारे पास कंडीशन लिखी हुई है दैट कंडीशन शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपका स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ रहा है तो स्क्वायर रूट के अंदर की जो कंडीशन है वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकती। तो लिखते हैं कंडीशन, फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड, फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड only when x minus 5 is greater than 0। क्लियर है बेटा? स्क्वायर रूट फंक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ तभी डिफाइंड होगा जब x minus 5 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। इक्वल टू 0 क्यों नहीं लेंगे? इक्वल टू 0 इसलिए नहीं देंगे क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो मैंने पहले ही बताया था डिनोमिनेटर का रूट तो डोमेन के अंदर बेटा हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहां से डोमेन आई है x is greater than 5, x is greater than 5। तो फंक्शन की डोमेन आई है, डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 5 से इंफिनिटी, 5 ओपन में, इंफिनिटी ओपन में। ये हो गया आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। आपको हर फंक्शन में यहां पर दो पार्ट्स कैलकुलेट करने हैं, करस्पॉन्डिंग फंक्शन की डोमेन भी कैलकुलेट करनी है और करस्पॉन्डिंग फंक्शन की रेंज भी कैलकुलेट करनी है साइमल्टेनियसली। और रेंज मैंने बताया, फंक्शन की रेंज निकालने के लिए स्टूडेंट को फंक्शन की डोमेन की नॉलेज होना जरूरी है। यदि स्टूडेंट को फंक्शन की डोमेन की नॉलेज है तो इजीली वो स्टूडेंट रेंज की भी कैलकुलेशन कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं फंक्शन की रेंज की। फंक्शन की रेंज की देखते हैं बेटा। तो देखिए देखो, फंक्शन की रेंज निकालने के लिए यहाँ पर मेथड्स बेटा काफी हो सकते हैं। किसी भी फंक्शन की रेंज निकालने के लिए ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही मेथड पॉसिबल है, कई मेथड्स, अलग अलग मेथड से बच्चा स्टूडेंट अपने मतलब दिमाग लगा के अलग अलग कंसेप्ट से y की वैल्यू निकाल सकता है, रेंज कैलकुलेट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेथड फर्स्ट की बात करता हूँ, मैं यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहले मेथड फर्स्ट। रेंज निकालने के लिए मैं बात कर रहा हूँ मेथड फर्स्ट की। तो रेंज निकालने के लिए एज्यूम करते हैं हम क्वेश्चन को y के इक्वल, फंक्शन ऑफ x को हम एज्यूम कर लेते हैं y के इक्वल। तो हमारा क्वेश्चन आ रहा है y इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट में x माइनस 5। रेंज निकालने के लिए फंक्शन को हम y के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बन गया है y इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट में x माइनस 5। यहां से अंडर रूट x माइनस 5 की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन में y। अंडर रूट x माइनस 5 की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन में y। अब क्या देखना बेटा, रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने का मतलब क्या है? y का करस्पॉन्डिंग इंटरवल निकालना है कि y का करस्पॉन्डिंग इंटरवल
कहां से कहां तक आ सकता है? जब आपकी डोमेन 5 से इंफिनिटी चल रही थी, सिर्फ इसी इंटरवल में बात करनी है, क्योंकि रेंज टोटली डिपेंड करती है डोमेन के ऊपर। तो x की जब पॉसिबल वैल्यू 5 से इंफिनिटी जा सकती थी, तो उस केस में y की पॉसिबल वैल्यू कहां से कहां तक आ सकती है, इसका मतलब होता है रेंज। तो देखिए, जब x की वैल्यू 5 से इंफिनिटी चल रही है, तो √x-5, आपका लेफ्ट साइड के आंसर को देखिए, लेफ्ट साइड का आंसर क्या चल रहा है? ग्रेटर देन 0 चल रहा है, इक्वल टू 0 भी नहीं चल रहा है। जब x की वैल्यू 5 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल में जा रही है, उस केस में √x-5 क्या चल रहा है? ग्रेटर देन 0 चल रहा है, ग्रेटर देन 0। तो यहां से कंडीशन आ गई, दिस आंसर इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 5 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल। ये सिंबल होता है, मैं साइड में लिख रहा हूं, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है उनके लिए। ये सिंबल बेटा हम यूज करते हैं फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल, इस सिंबल को रिमेंबर रखना हमेशा। ये सिंबल हम यूज करते हैं फॉर ऑल के लिए, ज्यादातर रिलेशंस फंक्शंस के क्वेश्चंस में है, हम इस सिंबल को काफी यूज करते हैं, तो आपको मतलब भी पता होना चाहिए साइन का। तो हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड को √x-5 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 5 से इंफिनिटी के लिए, राइट? तो यहां से बेटा कंडीशन आ गई 1/y is greater than 0, 1/y is greater than 0। अब देखिए, न्यूमरेटर आपका ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 चल रहा है, न्यूमरेटर आपका ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है। अब इस पूरे फ्रैक्शन को ग्रेटर देन 0 होने के लिए कंडीशन क्या नेसेसरी है कि आपका डिनोमिनेटर y भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां से कंडीशन निकल गई, इट इंप्लाइज y is greater than 0 for all x belongs to 5 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल। तो फंक्शन की रेंज निकल के आ रही है, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल। ये इस क्वेश्चन की फाइनली फंक्शन की रेंज आ गई। तो इस क्वेश्चन में हमने फंक्शन की रेंज निकालने के लिए जो कांसेप्ट यूज किया है, वो कांसेप्ट ये है कि हमने x को एक प्रकार से y से सेपरेट कर दिया। हमने जो कांसेप्ट यूज किया है वो कांसेप्ट ये यूज किया है कि जो x का फंक्शन आ रहा था, x का जो भी फंक्शन आ रहा था उसको हमने y से सेपरेट कर दिया, और करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू की डोमेन के ऊपर हमने ये देखा कि स्क्वायर रूट ऑफ x-5 हमेशा ग्रेटर देन 0 चल रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 5 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल के लिए। तो फाइनली हमारे पास आंसर आया 1/y is greater than 0। तो यहां से हमारे पास कंडीशन आ रही है रेंज की, y will be always greater than 0 for all x belongs to 5 से इंफिनिटी। तो ये तरीका होता है बेटा आपका रेंज निकालने का, ओके? तो ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीटेड। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 में 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। वही हमें दोनों काम करना है। सबसे पहले फंक्शन की डोमेन कैलकुलेट करनी है। एज सून एज यू आर एबल टू कैलकुलेट द डोमेन, देन वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ द फंक्शन। चलिए, तो फंक्शन ऑफ x गिवन है 1 में 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो बेटा यहां पर डोमेन तो क्लियरली दिख रही है स्टूडेंट, डोमेन तो क्लियरली दिख रही है, कोई सोचना नहीं है इसमें। डोमेन ऑफ फंक्शन आ रही है x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी क्लोज इंटरवल, 0 क्लोज में इंफिनिटी ओपन। क्यों? डोमेन के लिए यहां पर ज्यादा लेक्चर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चे को क्लियरली दिख रहा है कि स्क्वायर रूट x आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ x। और स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी जा रही है तब तो फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है। अब कई बार डाउट ये हो जाता है कि 0 पे डिफाइंड है या नहीं है, तो 0 पे आप चेक कर सकते हैं। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। जब आप करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन, फंक्शन की जो डोमेन है वो आपकी 0 से इंफिनिटी जा सकती है, क्योंकि स्क्वायर रूट को यदि डिफाइन करना है, मेन डोमेन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? फंक्शन की जो मेन डोमेन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है इस स्क्वायर रूट फंक्शन के ऊपर, कि भाई स्क्वायर रूट फंक्शन कब डिफाइंड होगा। तो आपका स्क्वायर रूट फंक्शन कब डिफाइंड होगा? जब x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी जाएगी। क्लियर है? चलिए, अब बात करते हैं रेंज की, कि रेंज कैसे निकाली जाएगी। तो रेंज निकालने के लिए यहां पर भी बेटा कई कंसेप्ट्स हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही मेथड है, एक से भी ज्यादा मेथड्स अवेलेबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड फर्स्ट की। रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड फर्स्ट की। मेथड फर्स्ट, रेंज निकालने के लिए हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सबसे पहले मेथड फर्स्ट का। क्लियर है? मेथड फर्स्ट का। तो मेथड फर्स्ट में आपके पास कंडीशन आ रही है
देखना ध्यान से, y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस रूट एक्स, y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस रूट एक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आ रही है आपके पास, क्लियर है? y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस रूट एक्स। और रेंज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि जो x का फंक्शन आ रहा है उसको y से सेपरेट कर दो। एक तरीका तो ये है कि जो x का फंक्शन आ रहा है उसको y से सेपरेट कर दो, यदि पॉसिबल है तो, बिल्कुल पॉसिबल है। देखो बेटा यहां पर जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कंडीशन आएगी y प्लस y रूट x इज इक्वल टू 1, यहां से कंडीशन आएगी y रूट x इज इक्वल टू 1 माइनस y, और यहां से कंडीशन आई रूट x इज इक्वल टू 1 माइनस y डिवाइडेड बाय y। तो आपने देखा यस सर दिस इज पॉसिबल टू सेपरेट x फंक्शन ऑफ x विद y। तो x का जो फंक्शन चल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ x और y जो चल रहा है, इन टर्म्स को हमने क्या कर दिया, x के टर्म्स को और y के टर्म्स को सेपरेट कर दिया। x वाली जो भी पॉसिबल टर्म्स आ रही थी वो और y की जो भी टर्म्स में फंक्शन आ रहा था वो, उनको हमने क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया। अब देखो लेफ्ट साइड पे फोकस करो सब से। जब x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी जा रही है आपकी, जब x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी जा रही है, 0 से इंफिनिटी, तो उस केस में लेफ्ट साइड का आंसर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। जब x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी चल रही है तो उस केस में लेफ्ट साइड का आंसर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लिखते हैं कंडीशन, सिंस स्क्वायर रूट ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। तो यहां से कंडीशन क्या आ गई, जब लेफ्ट साइड का आंसर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चल रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, मतलब डोमेन के अंदर, तो राइट साइड का आंसर भी क्या हो गया, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से कंडीशन आ गई 1 माइनस y डिवाइडेड बाय y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज यहां से बेटा न्यूमरेटर में माइनस साइन को कॉमन निकाल के राइट साइड में ट्रांसफर करके इनइक्वालिटी का साइन चेंज किया जा रहा है। तो यहां से कंडीशन आ गई y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y इज लेस देन इक्वल टू 0, इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यदि आप साइन स्कीम मेथड इसका प्लॉट करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे आपके, साइन स्कीम मेथड आप प्लॉट करोगे तो y के जो रूट्स निकल के आएंगे, पॉसिबल रूट्स लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, वो आएंगे 0 और 1। और साइन स्कीम मेथड से यदि आप नंबर लाइन पे साइंस की प्लॉटिंग करेंगे तो साइंस की प्लॉटिंग होगी आपकी प्लस माइनस प्लस। तो आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए कौन सा इंटरवल चाहिए, यहां पर टोटल 3 इंटरवल्स में डिवाइड हो गया है। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 3 इंटरवल्स में डिवाइड हो गया है नंबर लाइन। आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए वो y की वैल्यू चाहिए जिससे इस इनइक्वालिटी का आंसर लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए। तो यहां से फंक्शन की बेटा रेंज निकल के आ रही है, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू आपका इंटरवल है 0 से 1, 0 से 1। अब देखना ये है क्या y की वैल्यू 0 ली जा सकती है, नहीं, नॉट अलाउड, क्योंकि y डिनोमिनेटर में आ रहा है। देखिए तो y की वैल्यू यहां पर 0 एक्सेप्ट नहीं की जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर का रूट हम एक्सेप्ट कभी भी नहीं करते इनइक्वालिटीज में। तो यहां पर बेटा 0 तो चलेगा ओपन इंटरवल में और 1 आएगा आपका क्लोज इंटरवल में। तो फाइनली फंक्शन की रेंज आ गई 0 से 1, 0 ओपन में, 1 आ गया आपका क्लोज में। ये आपके पास फंक्शन की फाइनली रेंज आ गई। तो आपने देखा इस क्वेश्चन की फाइनल जो डोमेन थी, डोमेन आई अपनी 0 से इंफिनिटी, और हमने जब इस डोमेन के ऊपर ही रेंज की जब कैलकुलेशन की तो फाइनली रेंज ऑफ फंक्शन क्या निकल के आई, 0 से 1, 0 ओपन में, 1 क्लोज में। क्लियर है? चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन गिवन है। 4th में क्वेश्चन गिवन है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट में 16 माइनस x स्क्वायर। ये भी एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये भी हमें जो गिवन है स्क्वायर रूट फंक्शन है, काफी इजी क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट फंक्शन है तो स्क्वायर रूट फंक्शन की सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करनी है, डोमेन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफाइन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफाइन होने के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो कंडीशन है दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। चलिए कंडीशन देखते हैं। तो फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड, डोमेन के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन आई, फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड only when 16 minus x square should be greater than equal to 0।
16 माइनस एक्स स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के अंदर की जो कंडीशन है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ सकती है। और यहाँ पर इक्वल टू 0 साइन भी हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि आपका जो स्क्वायर रूट फंक्शन चल रहा है वो सिर्फ न्यूमरेटर में चल रहा है, डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा है, राइट। तो इस कंडीशन को, इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज लेस देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी का साइन मैंने यहाँ पर डायरेक्टली चेंज कर दिया है। मैंने बताया था जो इनइक्वालिटी में हाईएस्ट डिग्री टर्म होती है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म होती है वो कभी भी हम नेगेटिव नहीं लेते। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर नेगेटिव में चल रहा है, इसमें से माइनस साइन को हमने कॉमन निकाला, माइनस साइन को जैसे कॉमन निकाल के उधर भेजा तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया है। क्लियरली क्लियर है। तो यहां से कंडीशन आ रही है x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। जैसे आप सॉल्व करोगे तो फंक्शन की डोमेन निकल के आ रही है x बिलोंग्स टू माइनस 4 से 4 क्लोज इंटरवल। ये यहां पर फंक्शन की डोमेन आ गई, फंक्शन की डोमेन आ गई माइनस 4 से 4 फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया। तो फंक्शन की यहां से जो डोमेन निकल के आई है वो डोमेन की कंडीशन निकल के आई है x बिलोंग्स टू माइनस 4 से 4 क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ आपका तभी डिफाइंड होगा जब x की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आएगी वो इस क्लोज इंटरवल में आएगी, माइनस 4 से 4 इस क्लोज इंटरवल में आएगी, तभी आपका ये फंक्शन क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन रहेगा। एक फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन रहने के लिए कंडीशन यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है कि स्क्वायर रूट में जो कंडीशन दे रखी है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे इक्वालिटी बनने के बाद हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू निकल के आ रही है माइनस 4 से 4 क्लोज इंटरवल। अब हमें इस पॉसिबल इंटरवल के अंदर ही जो x डोमेन आ रही है इस डोमेन के अंदर ही आपको फंक्शन की क्या कैलकुलेट करनी है, रेंज कैलकुलेट करनी है कि फंक्शन की रेंज क्या आ सकती है। तो देखिए फंक्शन की रेंज यहाँ पर निकालने का डायरेक्ट तरीका है, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है। क्लियरली स्टूडेंट को दिख रहा है। आप इसको सर्कल के कंसेप्ट से निकालना चाहिए तो सर्कल के कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। ये जो इक्वेशन आ रही है ये सर्कल की इक्वेशन है, देख सकते हैं आप। रेंज निकालने के लिए रेंज निकालने के लिए यहाँ पर काफी कंसेप्ट है, काफी तरीके हैं रेंज निकालने के लिए, लेकिन मैं आपको इनमें से जो सबसे अच्छा तरीका है वो है डायग्राम का, वो समझाने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन को हमने माना y इज इक्वल टू अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपकी किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल का अपर पार्ट दिखा रहा है। यदि आपने डायग्राम्स को अच्छे से पढ़ा है 11th क्लास में तो y इज इक्वल टू यहां पर साइन आ रहा है प्लस का, तो अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर किसको शो कर रहा है, ये सर्कल के अपर पार्ट को शो कर रहा है, सर्कल के अपर पार्ट को शो कर रहा है, जिसका रेडियस जो होगा वो रेडियस होगा +4। रेडियस जो आएगा वो आएगा रेडियस आपका +4 और -4। तो इसका यदि आप डायग्राम बनाओ तो इसका डायग्राम प्लॉट होगा कुछ इस तरह से। ये मान लो आपका एक सर्कल है, ये अपर पार्ट जो होगा इसका रेडियस मान लो 4,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो -4,0। तो ये जो सर्कल का अपर पार्ट दिखा रहा है इस तरह से पूरा कंप्लीट सर्कल है, इस तरीके से पूरा एक कंप्लीट सर्कल चल रहा है, लेकिन सर्कल का जो अपर पार्ट आ रहा है, सिर्फ सर्कल का अपर पार्ट वो इस इक्वेशन को दिखा रहा है। यानी ये जो फंक्शन की इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल के सिर्फ और सिर्फ अपर पार्ट की इक्वेशन है। यदि यहाँ पर साइन प्लस माइनस आ रहा था, साइन प्लस में भी आ रहा था, माइनस में भी आ रहा था, उस केस में ये पूरा का पूरा एक सर्कल बन सकता था, ये सर्कल बन सकता था। लेकिन उस टाइम पे जब साइन यहाँ पर साइमल्टेनियसली प्लस माइनस आता था, यहाँ पर साइन यदि बेटा प्लस माइनस आता था, उस केस में वो फंक्शन नहीं रहता, फंक्शन नहीं रहता, क्योंकि सेम करस्पॉन्डिंग एक x की वैल्यू में दो वैल्यू मिलती है आपको y की। तो इसलिए आपको जो गिवन इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन सर्कल के अपर पार्ट की आ रही है, इसको कह सकते हैं अपर पार्ट ब्रांच, अपर ब्रांच कह दो सिंपली, सर्कल की अपर ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका रेडियस है 4,0 माइनस 4,0। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आएंगे यहाँ पर 0,4। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन दिखा रहा है आपको, ये इक्वेशन सर्कल के अपर ब्रांच को डिनोट कर रहा है, सर्कल की अपर ब्रांच को डिनोट कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो y की जो पॉसिबल वैल्यू आ रही है, y की जो पॉसिबल वैल्यू आ रही है वो कहां से कहां तक आ रही है, y की मिनिमम वैल्यू आ रही है यहाँ पर 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो यहाँ पर फंक्शन की रेंज निकल के आ रही है 0 से 4, 0 क्लोज में 4 क्लोज में, ये फाइनली फंक्शन की यहाँ पर रेंज निकल के आ रही है।
एक तरीका तो ये है इसको समझने का, एक तरीका तो आपके पास बेटा ये है, मेथड फर्स्ट से आप ऐसे समझ सकते हो इसको डायग्राम से। दूसरा तरीका ये है कि फंक्शन स्क्वायर रूट में चल रहा है, आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हो, डायग्राम की भी आपको इसमें आवश्यकता नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आप इसकी रेंज डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इसकी रेंज डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। फंक्शन दे रखा है अंडर रूट में 16 - x², तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी आप खुद सोचो, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जब आएगी जब x की क्या होगी यहाँ पर मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? इस इंटरवल में x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम का मतलब है यहाँ पर कि 16 में से कुछ भी माइनस ना हो। मिनिमम का मतलब है कि 16 में से कुछ भी माइनस ना हो। तो 16 में से कुछ भी माइनस ना हो, ऐसा कब हो सकता है? जब आप x की वैल्यू से इंटरवल में से क्या लोगे? 0 लोगे। तो जब आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करोगे, जब आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 का आंसर कितना आ जाएगा? +4 आ जाएगा। आप देख सकते हो रेंज में मैक्सिमम आंसर कितना आ रहा है? +4 आ रहा है। और इस स्क्वायर रूट का मिनिमम आंसर निकालने के लिए, इस स्क्वायर रूट का मिनिमम आंसर निकालने के लिए आपको x की इसको क्या करना पड़ेगा? कम से कम बनाना पड़ेगा। तो इसको कम से कम मिनिमम बनाने के लिए आप x का क्या लोगे? मैक्सिमम से मैक्सिमम इंटरवल में से वैल्यू लोगे। तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हो? 4 भी ले सकते हो, -4 भी आप पुट कर सकते हो, क्योंकि वो स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर होने पे कितना बन जाएगा? 16 बन जाएगा। तो इस स्क्वायर रूट फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो। जब x की यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे तो 16 में से ज्यादा माइनस होगा, जब माइनस मैक्सिमम होगा तो आंसर मिनिमम आएगा। तो x की वैल्यू जब आप 4 पुट करोगे इसमें या -4 पुट करोगे तो 16 में से 16 माइनस के आपका आंसर कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो आपने देखा आप फंक्शन की रेंज यहाँ पर डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट दिस डायग्राम ऑल्सो। तो आपने देखा स्क्वायर रूट फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आ पा रही है? 0 आ पा रही है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? 4 आ सकती है। तो फंक्शन की करस्पॉन्डिंग जो रेंज निकल के आएगी वो रेंज आएगी 0 से 4 क्लोज इंटरवल, राइट? चलिए ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 का cos 3x। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इक्वेशन गिवन है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 का cos 3x, 2 का cos 3x। तो सबसे पहले हमें फंक्शन की डोमेन निकालनी है। फंक्शन की सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करनी है? डोमेन, क्योंकि रेंज निकालने के लिए तो कंपल्सरी है कि डोमेन पे फोकस करें। तो फंक्शन ऑफ x कब डिफाइंड है? ये हमें दिख रहा है, फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड। डोमेन निकालने का मतलब है x की वो पॉसिबल वैल्यूज लेना, वो रियल पॉसिबल वैल्यूज लेना जिस पे आपका फंक्शन डिफाइंड रहे। तो फंक्शन ऑफ x कब डिफाइंड है? फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड ओनली व्हेन 2 का cos 3x इज नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है भाई, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा तभी तो फंक्शन डिफाइंड होगा। न्यूमरेटर तो 1 चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब डिनोमिनेटर इक्वल टू कभी भी किसी भी x की वैल्यू के कारण 0 नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फंक्शन आपका हर बार क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। तो फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन यहाँ पर ये है कि आपका डिनोमिनेटर कभी भी किसी भी x की वैल्यू के कारण डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका एक प्रकार से आपको देखने में क्या लग रहा है? ये कौन सा फंक्शन लग रहा है आपको? देखने में रैशनल फंक्शन दे रखा है, लेकिन बेटा ये भी रैशनल फंक्शन नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। काफी बच्चे कहते हैं सर पी और क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये तो रैशनल फंक्शन है। तो रैशनल फंक्शन नहीं होता है। रैशनल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें दो पॉलिनोमियल्स का रेशियो दे रखा हो। यहाँ पर तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काम में आ रहा है, तो इसको आप डायरेक्टली रैशनल फंक्शन नहीं बोल सकते हो। तो बस आप कंडीशन में फोकस करो। न्यूमरेटर आपका 1 दे रखा है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से कंडीशन आ रही है cos 3x should be not equal to 2। ये बात तो हमेशा चाहिए बेटा, cos 3x is not equal to 2, ये बात तो वेल डिफाइंड है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, क्योंकि cos फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है? हमेशा 1 आती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो यहाँ से एक बात 100% क्लियर है कि cos 3x तो कभी भी 2 के इक्वल वैसे ही नहीं होता, चाहे आप x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, तो cos 3x तो वैसे ही कभी भी 2 के इक्वल नहीं होता। तो इसे यहाँ पर कंडीशन आई, दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये कंडीशन आपकी डिफाइंड है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो फंक्शन की डोमेन लिखो, फंक्शन की डोमेन आई ऑल रियल नंबर, ये आ गया आपका फर्स्ट केस। क्योंकि ये कंडीशन आपकी डिफाइंड नहीं है
cos 3x कभी भी 2 के इक्वल आपका नहीं होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। ये बात आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लो, cos x फंक्शन का मैक्सिमम आंसर आता है 1, मिनिमम आंसर आता है -1। इसका मतलब cos फंक्शन का आंसर तो वैसे भी कभी भी 2 के इक्वल नहीं आ सकता है। ये बात हमें पता है कि cos फंक्शन का आंसर तो वैसे भी कभी भी 2 के इक्वल नहीं आ सकता है। तो यहां से फंक्शन की डोमेन निकल गई x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। फोकस करते हैं रेंज के ऊपर, कोशिश करते हैं रेंज के ऊपर कि फंक्शन की रेंज कैसे निकाली जा सकती है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर रेंज निकालने के लिए कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, उस कंसेप्ट पे चलना है आपको। सिंपल कंसेप्ट है एकदम, फोकस करो क्या फंक्शन आ रहा है। फंक्शन में मेन डाटा पे फोकस करो कि किस टाइप का फंक्शन आ रहा है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है, 2 आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे सबसे पहले फोकस करेंगे। तो cos 3x पे फोकस करो सबसे पहले। अकेला cos 3x क्या होता है, देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को। अकेला जो cos 3x होता है, cos 3x is always greater than -1 but less than 1 equal to 1 for all x belong to real number। तुम कहोगे ये बात तो बिल्कुल सही है सर। आपका जो cos 3x फंक्शन है, cos 3x फंक्शन -1 से 1 के बीच में चलता है हमेशा, cos x फंक्शन फॉर ऑल x belongs to रियल नंबर के लिए। ये कंडीशन बिल्कुल सही है, ये कंडीशन बिल्कुल सही है। अब cos 3x के साथ देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो आप भी क्या करो, cos 3x के साथ -1 आने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब -1 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो यहाँ पर भी कंडीशन वही की वही रह जाएगी। cos 3x will be greater than equal to -1 but less than equal to 1 for all x belongs to real number। ये कंडीशन भी वैसी की वैसी रह जाएगी, क्योंकि जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी के साइन भी तो चेंज होंगे, इनइक्वालिटी के साइन भी चेंज होंगे। तो माइनस cos 3x भी आपका -1 से 1 के बीच में रहेगा। चलिए ये भी ठीक है। अब इस डाटा में क्या ऐड किया जा रहा है उस पे फोकस करो। -cos 3x का पता लग गया, अब 2 चाहिए, तो आप -cos 3x के साथ 2 हमें चाहिए एडिशन में। तो 2 को हम एडिशन में कर दो ऑल 3 साइड्स। तो 2 को हम जब एडिशन में डाल रहे हैं तो यहाँ पर 2 - 1 बचेगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस का cos 3x, 2 माइनस cos 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू, इसमें 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। अब सिंपली फोकस करो, आपकी रेंज निकालने का क्वेश्चन का टाइम आ गया डायरेक्टली। 2 माइनस cos 3x का आंसर आप लोगों को पता लग गया है कि 2 माइनस cos 3x जो है 1 से लेके 3 में चल रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। अब लेफ्ट साइड को देखो, राइट साइड को देखो, यहाँ पर हम कंसेप्ट जो यूज करने वाले हैं, कंसेप्ट का नाम है इनइक्वालिटी की रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इस अब मैं जो डायरेक्टली कंसेप्ट यूज करने वाला हूं यहाँ पर, उस कंसेप्ट का नाम है इनइक्वालिटी में जो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी पड़ी थी वो लगाने जा रहा हूं। क्योंकि हमें 2 माइनस cos 3x की रेंज नहीं चाहिए, हमें इसका रेसिप्रोकल की रेंज चाहिए। तो इस फंक्शन को रेसिप्रोकल करने जा रहा हूं, लेकिन रेसिप्रोकल करने के लिए कुछ कंसेप्ट्स बताए गए थे आपको, इनइक्वालिटी के अंदर प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी। वो प्रॉपर्टी ये है कि यदि आपके दोनों साइड आंसर सेम साइड के हो, इनइक्वालिटी में या कोई भी फंक्शन चल रहा हो, उस इनइक्वालिटी के दोनों साइड यदि नंबर सेम साइन के हो, या तो दोनों साइड प्लस साइन की होनी चाहिए या दोनों साइड माइनस साइन की होनी चाहिए, तो उस केस में रेसिप्रोकल करने पर इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। इनइक्वालिटी क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ये इनइक्वालिटी की रेसिप्रोकल यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहा हूं। तो जैसे ही हम यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे तो डाटा आ जाएगा 1 में 2 माइनस cos 3x is less than equal to 1 but greater than equal to 1/3 for all x belongs to real number। तो यहाँ से कंडीशन आ गई, function of x is greater than equal to 1/3 but less than equal to 1 for all x belongs to real number के लिए। तो फंक्शन की फाइनली रेंज निकल के आई 1/3 से 1, 1/3 क्लोज में 1 भी क्लोज में, ये आपकी करस्पॉन्डिंग फाइनली फंक्शन की रेंज आ गई। अब देखो यहाँ आपको क्लियरली दिख भी रहा है बेटा, जैसे ही हम रेसिप्रोकल किया तो इनइक्वालिटी का हमने साइन चेंज कर दिया है, और आप देख सकते हो 1/3 जो है 1 से छोटा नंबर है, 1/3 जो है 1 से स्मॉलर नंबर है। तो आप कह सकते हो हाँ सर कि ये इनइक्वालिटी आप बिल्कुल करेक्टेड है। तो फाइनली इस फंक्शन की जो रेंज निकल के आई है वो रेंज निकल के आई है 1/3 से लेकर 1 तक। तो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है रेंज के ऊपर, राइट। और इसमें कंसेप्ट किसका यूज हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज हुआ है। आपको ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट की नॉलेज है, देन यू कैन इजीली डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए बेटा ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेम क्वेश्चन है बेटा, आप कहोगे सर दोबारा स्क्वायर रूट फंक्शन काम में आ रहा है। देखिए यहाँ पर चल रहा है साइन फंक्शन, यहाँ पे क्या चल रहा है, साइन फंक्शन चल रहा है। साइन फंक्शन के अंदर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट फंक्शन आ रहा है। साइन फंक्शन का आर्गुमेंट किस में आ रहा है, साइन फंक्शन आ रहा है, वो तो चलो ठीक है। तुम कहोगे सर साइन फंक्शन तो एवरीवेयर डिफाइंड होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस साइन फंक्शन के अंदर देखो क्या आ रहा है, साइन फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट बन रहा है वो स्क्वायर रूट फंक्शन बन रहा है। स्क्वायर रूट फंक्शन, साइन फंक्शन के अंदर आपको स्क्वायर रूट फंक्शन दे रखा है, और एक स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए कंडीशन वही है भाई, स्क्वायर रूट फंक्शन सिर्फ न्यूमरेटर में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन फंक्शन एवरीवेयर डिफाइंड होता है, वो भी ठीक है। लेकिन स्क्वायर रूट को डिफाइंड होने के लिए कंपलसरी डाटा क्या है, कंपलसरी रूल है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी कंडीशन दे रखी है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब इस कंडीशन को हम अंदर वाली कंडीशन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्लियर है, साइन फंक्शन तो हर आर्गुमेंट के लिए डिफाइंड होता है। लॉग होता तो थोड़ा सोचना पड़ता, अरे लोगरिथम फंक्शन होता तो थोड़ा सोचना पड़ता, उस केस में हम इक्वल टू 0 नहीं लेते क्योंकि आर्गुमेंट 0 नहीं हो सकता है। लेकिन साइन फंक्शन तो सभी के लिए डिफाइंड होता है, तो रूल अपना डिफाइंड होगा। तो लिखिए कंडीशन, फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड, फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड ओनली व्हेन पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस का x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन कहां से लगी है, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी है। स्क्वायर रूट को डिफाइंड होने के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी डिटेल्स दे रखी है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 होने पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन फंक्शन 0 डिग्री एंगल पे या 0 डिग्री रेडियन पे भी वेल डिफाइंड होता है। तो यहां से कंडीशन आ रही है तुम्हारी, जैसे ही इक्वालिटी का माइनस साइन कॉमन निकालोगे, x स्क्वायर का क्वोशिएंट नेगेटिव आ रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इक्वालिटी सॉल्विंग में, तो माइनस साइन को कॉमन निकाल के लेफ्ट साइड में राइट साइड में ट्रांसफर कर दो, तो आपका क्या चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो कंडीशन आई x स्क्वायर माइनस का पाई बाय 16 इज लेस देन इक्वल टू 0, पाई बाय 16 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां से जैसे फैक्टराइज करोगे कंडीशन आएगी x माइनस का पाई बाय 4 इनटू में x प्लस का पाई बाय 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दिया हमने इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के आइडेंटिटी से। फाइनली साइन स्कीम मेथड बार-बार मैं इनइक्वालिटी में काफी हमने डिस्कस कर ली है, तो यहां पर डायरेक्टली मैं साइन स्कीम मेथड अप्लाई कर रहा हूं। तो साइन स्कीम मेथड अप्लाई करने पे यहां से आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 क्लोज इंटरवल। ये फंक्शन की क्या गई है, डोमेन, ये भी लिख लेना, डोमेन df फर्स्ट इक्वेशन df आ गई हमारे पास, फंक्शन की डोमेन निकल के आ गई कि ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू लाई करेगी इस इंटरवल में माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 क्लोज इंटरवल में, तभी आपका ये फंक्शन क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। चलिए रेंज में चलते हैं। सेकंड टॉपिक है इसके अंदर हमारा रेंज फाइंड करना। इस क्वेश्चन का क्या फाइंड करना है, साइमल्टेनियसली रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज फाइंड करने के लिए हमने डोमेन तो इजीली फाइंड कर लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा आप रेंज फाइंड करने के लिए ये देखो, आपका बाहर साइन फंक्शन लगा हुआ है, यदि आपको ये पता लग जाए कि ये पूरा जो आर्गुमेंट है, ये जो पूरा का पूरा आर्गुमेंट चल रहा है, आर्गुमेंट यदि ये पता लग जाए कि कहां से कहां तक जा रहा है, तो उसके ऊपर तो हम इजीली साइन ऑपरेट कर देंगे, उसके ऊपर तो हम इजीली साइन ऑपरेट करके ये पता लगा सकते हैं कि वो कहां से कहां तक जाएगा। तो रेंज निकालने के लिए यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि ये साइन फंक्शन का जो आर्गुमेंट चल रहा है, ये साइन फंक्शन का पूरा जो आर्गुमेंट चल रहा है, इसका पता लगाया जाए कि ये कहां से कहां तक जा रहा है। तो देखिए कंडीशन, अंडर रूट में पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस x स्क्वायर जो है कहां से कहां तक लाई करेगा वो देखते हैं, किस इंटरवल में लाई करेगा। ये काफी शॉर्टकट तरीका है, ये काफी शॉर्टकट तरीका है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, काफी शॉर्टकट है भाई। स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन का इंटरवल पता लगा रहे हो आप, यानी स्क्वायर रूट फंक्शन की एक प्रकार से रेंज पता लगा रहे हो। पूरे फंक्शन की रेंज बाद में पता लगाएंगे, सबसे पहले ये पता लगा रहे हैं कि ये स्क्वायर रूट फंक्शन कहां से कहां तक जा रहा है, यानी मैं इस स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज का पता लगा रहा हूं। तो ये डायरेक्ट तरीका है, काफी शॉर्टकट तरीका है। देखो यह हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकती है, ये आपको पता है। स्क्वायर रूट फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकती है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 कब आएगी, ये देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 तब आएगी जब आप इन एंड पॉइंट्स ले लोगे, x की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करोगे, भाई मिनिमम आंसर कब आएगा, मिनिमम आंसर तभी तो आएगा जब आप x की वैल्यू मैक्सिमम पुट करोगे इसमें, मैक्सिमम। तो x की मैक्सिमम वैल्यू है पाई बाय 4 और पाई बाय 4 पुट करोगे तब भी आंसर 0 आ रहा है, x की जगह माइनस पाई बाय 4 पुट करोगे तब भी आंसर 0 आ रहा है। तो ये पता लग गया स्क्वायर रूट फंक्शन बेटा कंटीन्यूअस होता है, एक बात का ध्यान रखना, स्क्वायर रूट फंक्शन कंटीन्यूअस होता है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन की मैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता लगा रहा हूं, तो
इंटरवल में ही क्या करेगी, लाई करेगी। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आ गई 0। अब बात कर लेते हैं इसकी सेम टाइम में मैक्सिमम वैल्यू की। तो इस स्क्वायर रूट फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब इसमें से कुछ भी माइनस नहीं होगा। अभी तो आपका अंदर का आंसर मैक्सिमम बचेगा, स्क्वायर रूट के अंदर जब अंदर का आंसर मैक्सिमम बचेगा तभी तो वो स्क्वायर रूट फंक्शन की भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो स्क्वायर रूट फंक्शन का मैक्सिमम आंसर कब आएगा, जब इसमें से कुछ भी माइनस नहीं होगा। तो इसका मतलब इस इंटरवल से x की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे। तो x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो मैक्सिमम आंसर कितना आएगा, अंडर रूट में पाई स्क्वायर बाय 16 कितना आ गया, पाई बाय 4, पाई बाय 4। तो तुम्हें पता लग गया सभी स्टूडेंट्स को कि इस स्क्वायर रूट फंक्शन की जो रेंज निकल के आ रही है वो रेंज आ रही है 0 से पाई बाय 4। ठीक है, अब तो रेंज निकालने में कोई इश्यू नहीं है भाई। जब x की वैल्यू माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 जा रही है डोमेन में, तो उस केस में आपका जो आर्गुमेंट आपने देखा, उस केस में पूरा आर्गुमेंट कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से पाई बाय 4 के बीच में जा रहा है। अब क्या ऑपरेट करना है, उसके ऊपर साइन ऑपरेट करना है। तो साइन फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए ये भी देखना जरूरी है कि वो जो इंटरवल आ रहा है उस इंटरवल में वो साइन फंक्शन इंक्रीजिंग चल रहा है पूरे में या डिक्रीजिंग चल रहा है। यदि इंक्रीजिंग चल रहा है तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी। तो लिखते हैं कंडीशन लिखते हैं, सिंस अंडर रूट में पाई स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन पाई बाय 4। तो देखिए सभी स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, इस कांसेप्ट पे फोकस करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से डाटा बिगड़ता है। यदि डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ बाय चांस डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ 0 से पाई बाय 4 के अंदर, बाय चांस यदि आपका फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ तो उस केस में हम साइन फंक्शन डायरेक्टली ऑपरेट, पूरा यदि डिक्रीजिंग है ओके, यदि पूरा इंक्रीजिंग चल रहा है ओके। साइन फंक्शन तभी ऑपरेट कर पाओगे आप जब फंक्शन डायरेक्टली इंक्रीजिंग चल रहा है, क्योंकि डिक्रीजिंग के केस में इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स हो जाते हैं, डिक्रीजिंग के केस में इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स हो जाते हैं। इंक्रीजिंग के केस में याद रखना है, इंक्रीजिंग के केस में इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 से पाई बाय 4 में भी तो कोई नई बात है नहीं। 0 से पाई बाय 4 का मतलब है 0 से 45 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आप जानते हो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक साइन फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज करता है और 90 डिग्री से फिर 180 पे ग्राफ डिक्रीज होने लग जाता है। तो इतना आपको क्लियरली दिख रहा है कि 0 से 45 डिग्री के ऊपर साइन फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब मैं साइन फंक्शन को डायरेक्टली ऑपरेट कर रहा हूं तीनों साइड। तो यहां से कंडीशन आई sin 0 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू sin पाई स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस का x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और यहां पर कंडीशन आ रही है लेस देन इक्वल टू sin पाई बाय 4। तो यहां से हमें क्या आंसर मिलेगा वो देखो। अभी भी एक नंबर लेफ्ट रह गया, अभी भी फंक्शन पूरा बनने के लिए एक छोटा सा नंबर लेफ्ट रह गया, बाद मल्टीप्लाई में 3। तो 3 से और फाइनली मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो तीनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपका ये जो बीच में नंबर चल रहा है, ये जो बीच में लिखा हुआ है फंक्शन कोई भी, ये क्या बन गया, f ऑफ x बन गया। क्या बन गया भी ये f ऑफ x। तो f ऑफ x की अपन क्या मिल गई फाइनली, रेंज निकल के आ जाएगी। तो यहां से कंडीशन आई है हमारी f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू sin 0, sin 0 की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू sin पाई बाय 4। पाई बाय 4 कितना होता है बेटा, 1/√2। पाई बाय 4 पे पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, sin पाई बाय 4 45 डिग्री दैट इज 1/√2, और 3 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम 3/√2। तो यहां पर आ गया 3/√2। तो फाइनली हमारे पास जो फंक्शन की रेंज निकल के आई है, वो रेंज निकल के आई है फंक्शन की 0 से 3/√2। ये फंक्शन की क्लोज इंटरवल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। जब x की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करेगी, तो फाइनली जो इस फंक्शन की डोमेन निकल के आएगी, वो डोमेन आएगी आपकी 0 से 3/√2 क्लोज इंटरवल। क्लियर है? तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन पे फोकस करना जरूरी है जेईई मेंस के लिए, और फर्दर आगे चल के कैलकुलस में यही बेसिक कांसेप्ट होता है डोमेन एंड रेंज का। यदि हमें फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज का कांसेप्ट समझ में आ रहा है इजी वे में, तो आपने फंक्शन की डेफिनेशन को समझना स्टार्ट कर दिया। डोमेन एंड रेंज को समझना इसलिए कंपल्सरी है क्योंकि डोमेन एंड रेंज फंक्शन की डेफिनेशन को समझाता है कि फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, क्या उसकी डोमेन आएगी, और डोमेन एंड रेंज के अकॉर्डिंग ही फर्दर हम क्या प्लॉट कर पाएंगे, उसका फाइनली उसका ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ
Let us come to the next question. Question number 7. Function of x is equal to sin x upon में square root of 1 plus tan square x, काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्लस cos x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 1 प्लस cot square x, काफी अच्छा क्वेश्चन है, फोकस करो ध्यान से। फंक्शन ऑफ x is equal to sin x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 1 प्लस tan square x प्लस cos x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot square x, ये आपका फिलहाल प्रेजेंट में क्वेश्चन है, राइट। अब करना क्या इस क्वेश्चन में, वही दो टॉपिक, डोमेन फाइंड करनी है, फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है। डोमेन फाइंड करनी है और क्या फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डोमेन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, आपको पता ही है डोमेन फाइंड करने के लिए कंपल्सरी डाटा पहले तो ये है कि कभी भी डिनोमिनेटर किसी भी x की वैल्यू के कारण जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर आपका कभी भी किसी भी x की वैल्यू के कारण जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे यस सर ये तो जीरो वैसे नहीं होगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर फंक्शन आ रहा है, tan स्क्वायर x cot स्क्वायर x, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन आ रहा है तो डिनोमिनेटर वैसे ही जीरो नहीं होगा। ये चीज तो हमें दिख रही है, tan स्क्वायर x आ रहा है, स्क्वायर फंक्शन के कारण जीरो नहीं होगा, cot स्क्वायर x आ रहा है, ये भी स्क्वायर फंक्शन आ रहा है, तो ये आंसर तो ऐड अप होकर कुछ ना कुछ बनेगा, ये आंसर भी आपका ऐड अप होकर कुछ ना कुछ बनेगा। तो ये आंसर आपका कभी भी वैसे भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी डोमेन में कुछ पॉइंट्स हटेंगे, फिर भी डोमेन के अंदर से कुछ पॉइंट्स हटेंगे। वो पॉइंट्स कौन से हटेंगे उस पर हम फोकस कर लेते हैं। तो देखो वो पॉइंट्स कौन से रिमूव होंगे। sin x फंक्शन एवरीवेयर कंटीन्यूअस, एवरीवेयर डिफाइंड। cos x फंक्शन की बात करें, cos x फंक्शन भी आपका एवरीवेयर कंटीन्यूअस, एवरीवेयर डिफाइंड। लेकिन दो फंक्शंस पे फोकस करो यहां पर, tan x फंक्शन और cot x फंक्शन के लिए बाउंडेशंस आ गई और यही बाउंडेशंस आपको डोमेन में से रिमूव करनी है। tan x फंक्शन और cot x फंक्शन के लिए नॉट डिफाइंड के लिए वो बाउंडेशंस आ गई डोमेन के अंदर। अब वो देख लेते हैं बाउंडेशंस क्या है। सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि जो tan x फंक्शन होता है, tan x फंक्शन 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पे नॉट डिफाइंड होता है। tan x फंक्शन की बात करें, tan x फंक्शन 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पे नॉट डिफाइंड होता है। तो लिखते हैं आते हैं डोमेन के लिए, और cot x फंक्शन भी साइमल्टेनियसली एक बार आप डिस्कस कर लेते हैं। cot x फंक्शन की यदि बात की जाए तो cot x फंक्शन आपका जो नॉट डिफाइंड होता है वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। cot x फंक्शन जो होता है पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे नॉट डिफाइंड होता है। cot x फंक्शन क्या होता है, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे नॉट डिफाइंड होता है। अब इंटीग्रल मल्टीपल में क्या क्या आ सकता है, 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, पाई, -3 पाई, +4 पाई। तो जो cot x फंक्शन होता है, cot x फंक्शन वो भी आपका पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। tan x फंक्शन का हमने डिस्कशन देख ही दिया कि tan x फंक्शन 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो यहां से एक बात क्लियरली फाइनली पता लग गई कि tan x फंक्शन इज डिफाइंड, tan x फंक्शन इज डिफाइंड, शॉर्ट में लिख रहे हैं सबसे पहले इधर से, tan x फंक्शन इज डिफाइंड, tan x फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल where n belongs to integer z। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। tan x फंक्शन सिर्फ डिफाइंड कब होगा, जब x कोई भी रियल नंबर आ सकता है एक्सेप्ट 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पे। बात करते हैं cot x फंक्शन की। सेकंड केस cot x फंक्शन, cot x फंक्शन इज डिफाइंड, cot x फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x belongs to रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई where n belongs to z। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन। इसका मतलब आपने देखा कि sin फंक्शन एवरीवेयर डिफाइंड है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, cos फंक्शन एवरीवेयर डिफाइंड है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। डिनोमिनेटर के लिए देखें बेटा, डिनोमिनेटर पे भी फोकस करें तो ये आंसर कभी भी जीरो होगा नहीं, क्योंकि 1 प्लस स्क्वायर में आंसर आ रहा है, स्क्वायर में tan फंक्शन यदि बाय चांस जीरो हो भी गया होता तब भी आंसर 1 तो बचता है डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर आपका ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमारी सिर्फ दो पॉसिबिलिटी ऐसी आई जो हमें रियल नंबर में से रिमूव करनी पड़ेगी फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए। तो फंक्शन की फाइनली डोमेन क्या है, इट इंप्लाइज डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या क्या माइनस करना पड़ेगा इसमें से, एक तो 90 डिग्री के आपको ऑड मल्टीपल को माइनस करना पड़ेगा, और क्या माइनस करना पड़ेगा, सारे n पाई को आपको माइनस करना पड़ेगा। n पाई का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जो भी बनेंगे उन सबको हमें यहां से रिमूव करना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा सेकेंडली n पाई, और ब्रैकेट में लिख दो वेयर साइड में लिख रहे तो n बिलोंग्स टू z। ये आ गया सबसे इंपॉर्टेंट डाटा, सबसे पहले डोमेन का। ये तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट डाटा आ गया डोमेन का। तो आपने देखा कि फंक्शन ऑफ x आपका फंक्शन ऑफ x तभी डिफाइंड होगा
सारे रियल नंबर के लिए जब आप इन दो कंडीशंस को रिमूव कर दोगे, और ये दो कंडीशंस रिमूव क्यों होंगे वो भी आपको फोकस करना कंपल्सरी है। एक तो tan फंक्शन के कारण कंडीशन रिमूव हुई है और एक कंडीशन आपकी cot फंक्शन के कारण रिमूव हुई है। इतना क्लियर है? तो फंक्शन की डोमेन हमारे पास आ चुकी है। अब जब फंक्शन की डोमेन हमारे पास आ चुकी है, अब हम फोकस करने जा रहे हैं रेंज ऑफ फंक्शन पे। जब फंक्शन की डोमेन हमारे पास आ गई है तो इन्हीं डोमेन को, भाई डोमेन को कंसीडर करते ही तो रेंज पे जाएंगे। तो जब फंक्शन की डोमेन हमारे पास आ चुकी है, अब हम जा रहे हैं फोकस करना रेंज के ऊपर। तो रेंज का फोकस करने के लिए हम क्वेश्चन को किसके बराबर एज्यूम करते हैं? y के इक्वल एज्यूम करते हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया लेट y इज इक्वल टू, हमने एज्यूम कर लिया लेट y इज इक्वल टू sin x डिवाइडेड बाय, यहां पर देखना 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x को स्टूडेंट क्या लिखेगा? sec स्क्वायर x। 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या आएगा? sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x का जैसे ही स्क्वायर रूट कर दोगे तो मोड में डालेंगे इसको, मोड sec x प्लस cos x डिवाइडेड बाय, कंडीशन आ रही है 1 प्लस cot स्क्वायर x। 1 प्लस cot स्क्वायर x यू ऑलरेडी नो इट इज a trigonometry identity that is cosec स्क्वायर x। 1 प्लस cot स्क्वायर x इज cosec स्क्वायर x। और जैसे ही आप cosec स्क्वायर x का अंडर रूट कर दोगे तो हम क्या लेंगे? उसको भी मॉडुलस में लिखेंगे, इट विल बी mod cosec x। ऐसा क्यों किया मोड में? क्योंकि हमें बेटा क्वाड्रेंट नहीं पता, क्वाड्रेंट नहीं पता कि x कौन से क्वाड्रेंट से कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो cosec x का आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो यहां से फाइनली स्टूडेंट की कंडीशन आ गई y is equal to sin x mod sec x जब ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम mod cos x प्लस cos x mod cosec x when you will transfer upside it will become mod sin x, mod sin x। तो ये आपके पास फंक्शन को हमने रिड्यूस करके एक नया फॉर्मेट बना लिया फंक्शन का। फंक्शन की रेंज निकालने से पहले फंक्शन की रेंज निकालने से पहले फंक्शन को रिड्यूस करके हमने फंक्शन का एक नया पैटर्न बना लिया, नया पैटर्न। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं। जो आपका नया फंक्शन बना है ये बना है, यानी आपको इस फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करनी है। आपको इस फंक्शन की अब रेंज कैलकुलेट करनी है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x का अंडर रूट हुआ mod sec x will go outside, it will become mod cos x। 1 plus cot स्क्वायर x, it is clearly you know it is cosec स्क्वायर x का अंडर रूट करेंगे, it is mod cos x will go mod sin x। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कंडीशन पे। तो कंडीशन पे फोकस करो ध्यान से, क्योंकि रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए आपका y डोमेन पे डिपेंड करेगा। सेकेंडली एक प्रॉब्लम क्या आ रही है इसके अंदर? भाई रेंज निकालने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि mod cos x और mod sin x आ रहा है। अब इंटरवल्स को ओपन करना पड़ेगा, और इंटरवल किससे ओपन होंगे? जब आप क्वाड्रेंट्स को कंसीडर करोगे। साइन फंक्शन और cos फंक्शन आपको पता है पीरियोडिक होते हैं विद पीरियड 2π। साइन फंक्शन और cos फंक्शन दोनों फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शन होते हैं विद पीरियड 2π। मतलब एक साइकिल के अंदर 0 से लेकर 2π के अंदर वो अपनी कंप्लीट वैल्यूज क्या कर लेते हैं बेटा? कंसीडर कर लेते हैं। ये बात आपको पता है। तो इस इंटरवल को भी हम फाइनली जो ओपन करने जा रहे हैं वो 2π इंटरवल में ओपन करने जा रहे हैं, 2π इंटरवल में। तो केसेस बनेंगे बेटा इसके अंदर। अब आपको केसेस में बढ़ा के दिखा रहा हूं, केसेस पे फोकस करना ध्यान से। केस फर्स्ट, आपको केसेस पे फोकस करना है। 4 केस बनेंगे, चारों केसेस को देखो ध्यान से। केस फर्स्ट फर्स्ट केस में हम एंगल कंसीडर कर लेते हैं लेट x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2। फर्स्ट केस में हम एंगल कंसीडर कर लेते हैं x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2, यानी x की वैल्यू 0 आ नहीं सकती। स्टूडेंट कहता सर इनको क्लोज में क्यों नहीं दिया? क्लोज में लेने का कारण ये है ये पॉइंट्स ऑलरेडी रिमूव्ड है इंटरवल से, 0 और π/2 तो ऑलरेडी रिमूव्ड है। तो फर्स्ट केस में लेंगे x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2। तो आपका आंसर देखो क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू mod cos x भी प्लस में खुलेगा, mod sin x भी प्लस में खुलेगा। तो ये आ जाएगा sin x cos x प्लस का sin x cos x, इट विल बिकम 2 sin x cos x। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 sin x cos x, और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी sin 2x। तो फर्स्ट केस बेटा यहां पर अलग अलग 4 केस बनेंगे और अलग अलग 4 केस की अलग अलग रेंज निकलेगी। फिर कंबाइंड रेंज निकालेंगे 0 से 2π में कि क्या कंबाइंड रेंज आ रही है। तो आपका फंक्शन आ चुका है y इज इक्वल टू sin 2x, ये आपका फंक्शन आ गया। अब sin 2x की जो रेंज निकल के आएगी वो किसके ऊपर निकल के आएगी? डोमेन के अकॉर्डिंग तो निकल के आएगी। तो
sin 2x की रेंज निकालोगे वो डोमेन के अकॉर्डिंग निकालोगे। तो डोमेन को देखो, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई बाय 2 है, हमारा एंगल कितना आ रहा है, हमारा एंगल x नहीं आ रहा है, यहाँ पर 2x आ रहा है। आपका जो आर्गुमेंट आ रहा है वो x नहीं आ रहा है, 2x आ रहा है। तो 2x का पहले पता लगाओ, तो आपका 2x कहां से कहां जा रहा है, 2x की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई, तो यहां से अब रेंज निकल गया है। यानी साइन फंक्शन की जो फिलहाल रेंज निकालनी है उसके लिए डोमेन क्या कंसीडर हो रही है, यहाँ पर 0 से पाई, 0 इंक्लूडेड नहीं है, पाई इंक्लूडेड नहीं है। 2x किसका है, साइन का आर्गुमेंट का काम कर रहा है, तो यहाँ पर 0 इंक्लूडेड नहीं है, पाई इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब साइन फंक्शन कभी भी 0 वैल्यू तो दे नहीं सकता, लेकिन 0 से पाई के अंदर पाई बाय 2 तो आ रहा है ना। अरे 0 से पाई में साइन का ग्राफ कैसे बनता है, यूं एक पैराबोला बन जाता है, यूं एक पूरा कॉन्केव डाउनवर्ड एक कर्व कंप्लीट हो जाती है 0 से पाई में। तो इसके बीच में पाई बाय 2 का एंगल आ जाएगा, पाई बाय 2 में आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू मिल गई 1, और मिनिमम वैल्यू 0 आ नहीं सकती, लेकिन 0 से जस्ट क्या आ रही है, बिगर आ रही है, इसको कह सकते हैं 0 प्लस। तो यहां से रेंज निकल के आई y will belongs to 0 से 1, 0 ओपन में 1 क्लोज में। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई हमारी फर्स्ट केस की रेंज। केस सेकंड लेते हैं, सेकंड केस में कंडीशन ले लो, लेट x is greater than pi by 2 but less than pi। यहां पे भी वही कंडीशन है, pi by 2 ऑलरेडी रिमूव्ड है, pi ऑलरेडी डोमेन में से रिमूव्ड है, ये पॉइंट्स हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें ओपन इंटरवल में लेके चलना पड़ेगा। तो y की वैल्यू देखो क्या आएगी, pi by 2 से pi का मतलब है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में मोड cos x किस में खुलेगा, माइनस के cos x में खुलेगा। मोड cos x किस में ओपन होगा, माइनस के cos x में ओपन होगा, और मोड sin x किस में ओपन होगा, प्लस के sin x में ओपन होगा। तो ये प्लस का sin x cos x, ये माइनस का sin x cos x, कट के आंसर डायरेक्टली कितना आ रहा है, 0 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर आ गया 0। इस केस की हमें चेकिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब x की वैल्यू पाई बाय 2 से पाई में बिलोंग करेगी, जब x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो उसके केस में y का डायरेक्टली आंसर कितना मिल रहा है, 0। यहाँ से कंडीशन आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो यह आ गया आपका सेकंड केस। अब आते हैं थर्ड केस पे, केस थर्ड केस में पाई बाय 2 से पाई जा चुके, अब हम थर्ड केस में जाएंगे पाई से 3 पाई बाय 2 थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा when x is greater than pi but less than 3 pi by 2। थर्ड केस में कंडीशन आएगी when x is greater than pi but less than 3 pi by 2। ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं क्या कंडीशन आएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, पता है इतना, sin x भी नेगेटिव होता है, cos x भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड क्वाड्रेंट में मोड cos x माइनस cos x में खुलेगा, मोड sin x भी माइनस sin x में खुलेगा। तो यहां से कंडीशन क्या आ जाएगी, y की कंडीशन आ जाएगी माइनस का sin x cos x और माइनस का sin x cos x, इट विल बिकम माइनस का 2 sin x cos x, माइनस का 2 sin x cos x, इट विल बिकम माइनस का sin 2x। तो यहां से आपकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ गई, y = माइनस का sin 2x, sin 2x। फिर वही बात है सेम टू सेम, आपका x पाई से 3 पाई बाय 2 में जा रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर x के बारे में नहीं सोचना। साइन का जो आर्गुमेंट है वो 2x है, साइन का आर्गुमेंट देखो कितना आ रहा है, साइन का आर्गुमेंट 2x आ रहा है। तो आपको तो 2x के बारे में पता होना चाहिए कि 2x कहां से कहां तक जा रहा है। तो यहां से कंडीशन आएगी 2x लाई कर रहा है ग्रेटर देन 2 पाई बट लेस देन 3 पाई। 2x कहां से कहां पर लाई कर रहा है, 2 पाई से लेकर 3 पाई तक। 2x पे फोकस करो, 2x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 2 पाई से लेकर 3 पाई तक। तो बेटा 2 पाई से लेकर 3 पाई तक ग्राफ यही रहेगा सेम टू सेम। मान लो ये पॉइंट है 2 पाई, ये पॉइंट है 3 पाई, तो 2 पाई से लेकर 3 पाई में साइन का ग्राफ यही बनता है, ये 1 पे। 2 पाई के बाद में साइन फंक्शन अपनी कर्व दोबारा स्टार्ट कर देता है, ये पढ़ा होगा। 2 पाई में साइन फंक्शन पीरियोडिक होता है, सभी बच्चे जानते हैं। 2 पाई को जैसे ही क्रॉस करता है तो 2 पाई के बाद में साइन फंक्शन अपने ग्राफ को दोबारा नया ग्राफ बनाना स्टार्ट कर देता है 2 पाई। तो 2 पाई से 3 पाई में ये कर्व इस तरह से बनती है, 2 पाई से 3 पाई में, क्लियरली। तो 2 पाई से 3 पाई में जब आपका 2x आएगा तो sin 2x की कितनी वैल्यू आएगी, sin 2x की वैल्यू आएगी, देख लो, मिनिमम वैल्यू 0 नहीं आ सकती, क्यों, 0 से जस्ट बढ़ी जाएगी वैल्यू। 2 पाई और 3 पाई पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पर 2 पाई प्लस पे और 3 पाई माइनस पे लिमिटिंग वैल्यू निकलेगी, लिमिटिंग वैल्यू। तो यहाँ से कंडीशन आई कि sin 2x जो बिलोंग करेगा
साइन जो उसको बिलोंग करेगा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। 1 वैल्यू आ सकती है 2 पाई से 3 पाई के अंदर 5 पाई बाय 2 एंगल आ रहा है 5 पाई बाय 2, तो 5 पाई बाय 2 1 वैल्यू आ सकती है। तो sin 2x की वैल्यू आई 0 से 1 क्लोज इंटरवल। आपको sin 2x की वैल्यू चाहिए, आपको माइनस sin 2x की चाहिए। जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस से जैसे ही बेटा आप मल्टीप्लाई करोगे तो कंडीशन आएगी माइनस का sin 2x इज लेस देन 0 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो यहां से y की रेंज निकल के आई -1 से लेकर 0 -1 क्लोज में 0 ओपन में। ये आ गया आपके पास थर्ड केस। फर्स्ट केस से रेंज मिल गई, सेकंड केस से रेंज मिल गई है, थर्ड केस से रेंज मिल गई। अब एक केस और बच गया है, क्योंकि मैं हम कंप्लीट 1 साइकिल में केस को देख रहे हैं 0 से 2 पाई के अंदर। रीजन मैंने बताया, साइन फंक्शन भी पीरियोडिक होता है 2 पाई के ऊपर, कॉस फंक्शन भी पीरियोडिक होता है 2 पाई पे, तो ये पूरा फंक्शन इजीली 2 पाई पे क्या हो जाएगा बेटा, पीरियोडिक हो जाएगा। 2 पाई पे क्या हो जाएगा, पूरा फंक्शन पीरियोडिक हो जाएगा। तो इसलिए हम 2 पाई इंटरवल के अंदर इसकी ग्राफ की क्या कर रहे हैं, मतलब चेकिंग कर रहे हैं फंक्शन की। फोर्थ केस लेते हैं बेटा, केस फोर्थ, फाइनली अब लास्ट केस लेके चल रहा हूं मैं, फोर्थ केस। फोर्थ केस के लिए इंटरवल क्या लेंगे, लेट x शुड बी ग्रेटर देन 3 पाई बाय 2 बट लेस देन 2 पाई। ये लास्ट केस आपका फोर्थ केस। तो फोर्थ केस में हम लेके चल रहे हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 पाई बाय 2 बट लेस देन 2 पाई। फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा भाई, अल्टरनेट साइन आएगी। अरे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, अल्टरनेट साइन आएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होने के कारण मोड cos x इसमें खुलेगा, प्लस में खुलेगा। sin x क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में sin x नेगेटिव होता है, तो आपका मोड sin x इसमें ओपन होगा, माइनस में ओपन होगा। ये दोनों क्वांटिटीज यहां पर कैंसिल होने के बाद आंसर क्या आ रहा है, 0। तो यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जब जाएगा तो y का करस्पॉन्डिंग आंसर कितना आ रहा है, 0। ये आ गया करस्पॉन्डिंग फोर्थ केस। अब इन सारे केसेस से आप सारी y की वैल्यू कंबाइन कर दो। आपके 4 केस आ चुके हैं, इन चारों केसेस से इनको कंबाइन कर दो। जैसे ही आप इन चारों केसेस को कंबाइन कर दोगे तो आपको फाइनली रेंज निकल के आ जाएगी। रेंज का मतलब y का आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो बेटा, आप इन चारों केसेस पे फोकस करो तो y की मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, y की मिनिमम वैल्यू मुझे साफ क्लियर दिख रही है, थर्ड केस में आ सकती है -1। आप इन चारों केसेस को कंबाइन करो तो आप देख सकते हो यहाँ पर आंसर 0 से 1 आ रहा है, यहाँ पर आंसर -1 से 0 आ रहा है। खाली इन दोनों केसेस में क्या इंक्लूड नहीं हो रहा, 0 इंक्लूड नहीं हो रहा, और वो 0 कहां पर इंक्लूड हो गया, सेकंड केस में, फोर्थ केस में इंक्लूड हो गया। तो फाइनली इन चारों केसेस को जब कंबाइन किया जाए, इन चारों केसेस का जब यूनियन किया जाए, तो फाइनली फंक्शन की जो रेंज आ रही है वो लिखो। फाइनली फंक्शन की रेंज क्या आ रही है, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। ये फाइनली आपकी क्वेश्चन की रेंज निकल के आ गई। क्लियर है क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखने वाली बात ये है, क्वेश्चन आपका ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पे फोकस करके चलना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, ये आपके 4 केसेस बने हैं राइट साइड में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेईई मेंस के लिए भी और एडवांस के ऊपर भी। ऐसे क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट लग रहा है, आपको उस कंसेप्ट पे फोकस करने की जरूरत है कि हमें इसमें 4 केस क्यों बनाना पड़े। ये फंक्शन पीरियोडिक है बेटा, आपका जो फंक्शन आ रहा है पीरियोडिक है 2 पाई इंटरवल में। तो 2 पाई इंटरवल के अंदर जब फंक्शन पीरियोडिक है तो हमने चेकिंग की है पूरी कंप्लीट साइकिल 0 से 2 पाई के अंदर। 4 केसेस बनाए, 4 केसेस बनाने के बाद चारों केसेस की हमने रेंज को क्या किया है, कंबाइंड किया। चारों केसेस की रेंज को कंबाइंड करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आया -1 से 1 क्लोज इंटरवल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन के लिए। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूं, उस पे ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अभी अपना 4th लेक्चर ये डोमेन एंड रेंज का चल रहा है। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 5। उसमें भी हम कंटिन्यू करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन पे ही। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल। ओके।